तो विद्यार्थियों हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित जिलों में से किसमें वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है। सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले के अंदर पाया जाता है वनों का। यदि वनों के सर्वाधिक प्रतिशत की बात करें तो वो उदयपुर के अंदर पाया जाता है। इसके साथ में मैं आपसे उदयपुर से जुड़े और क्वेश्चन भी शेयर करूंगा कि उदयपुर के बारे में यहाँ पे कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे 23 पॉइंट जो है विद्यार्थियों कितने 23.57% वन पाए जाते हैं। कितने 23.57% वन पाए जाते हैं। ये जो है राजस्थान के उदयपुर के अंदर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। उदयपुर के बाद में बात करें तो अलवर के अंदर सर्वाधिक मात्रा में वन पाए जाते हैं। कहाँ पे? अलवर के अंदर सर्वाधिक मात्रा में वन पाए जाते हैं। राजस्थान की कुल कितनी भूमि पर वन पाए जाते हैं? तो विद्यार्थियों 9.57% भूमि जो है वहां पर राजस्थान के अंदर वन पाए जाते हैं। और आपसे इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन बताऊं मैं आप लोगों को, तो राजस्थान की पहली वन नीति कब आई थी? किसकी बात कर रहे हैं? वन नीति की। किसकी? वन नीति। राजस्थान की पहली जो वन नीति थी वो कब आई? वो आई थी विद्यार्थियों 2010 के अंदर। कब? 2010 के अंदर राजस्थान की पहली वन नीति आई थी। बस ये बात आपको याद रखनी है। राजस्थान की पहली वन नीति कब आई? राजस्थान की पहली वन नीति आई थी 2010 के अंदर विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में नमक उत्पादन का मुख्य केंद्र है। राजस्थान में नमक उत्पादन सर्वाधिक कहां से होता है? यदि इन ऑप्शनों की बात करें तो डिडवाना में भी नमक उत्पादन होता है, सांबर में भी होता है और बाड़मेर में भी होता है, परंतु पंचपदरा में भी जो है नमक उत्पादन होता है। लेकिन सर्वाधिक नमक की बात करें, सबसे ज्यादा मुख्य केंद्र कौन सा होगा जहां पे सर्वाधिक मात्रा में नमक होगा? यदि नमक की बात करें तो सांबर के अंदर सर्वाधिक मात्रा में नमक होता है। कहां पे? सांबर में सर्वाधिक मात्रा में नमक होता है। सांबर झील है कहां पे? सांबर झील जयपुर के अंदर है भाई साहब। कहां पे है? जयपुर जिले के अंदर सांबर झील स्थित है। और बात करें विद्यार्थियों कि सांबर झील जयपुर में है तो सांबर झील के प्राचीन इतिहास की, तो सांबर झील का जो निर्माण था वो करवाया था वासुदेव चौहान ने। किसने करवाया था? वासुदेव चौहान नाम का एक बंदा था। इस वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था सांबर झील की। और बात करें तो सांबर झील की जो है एक मुख्य विशेषता है कि ये दूसरी सबसे बड़ी, कौन सी? दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दूसरी खारे पानी की झील है। किसमें? भारत में खारे पानी की झील है भाई, ये याद रखना। खारे पानी की झील जो है दूसरी सबसे बड़ी कौन सी? हमारी सांबर झील है। बस यही हमें याद रखने योग्य है कि सांबर झील का प्राचीन नाम क्या था? नाम और बताए तो साकंबरी। क्या नाम था इसका? साकंबरी इसका प्राचीन नाम था। यहीं पे साकंबरी माता का मंदिर भी स्थित है। साकंबरी चौहानों की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है। अजमेर के जो चौहान है वो कुल देवी के रूप में साकंबरी माता को पूजते हैं। देखो कितने सारे क्वेश्चन आ गए। सांबर झील स्थित कहां है? जयपुर के अंदर स्थित है। सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? तो वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया। साकंबर झील जो इसका नाम क्या था? साकंबरी नाम था इसका। और दूसरी खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है हमारे इंडिया की? वो है सांबर झील। और राजस्थान की बात करें तो सबसे पहली सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील है। बाकी ये दोनों भी क्या है? खारे पानी की झीलें आ जाती है। लूणकरणसन झील भी खारे पानी की एक झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? जैसलमेर के प्राचीन नाम की बात कर रहे हैं विद्यार्थियों। जैसलमेर का प्राचीन नाम जो था वो था मांड। जैसलमेर को किस नाम से जाना जाता था? मांड क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। अब देखो जैसलमेर के और नाम बताऊं आपको तो जैसलमेर को जो है विद्यार्थियों स्वर्ण नगरी के नाम से भी जानते हैं। कौन सी नगरी के नाम से? स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यह बात भी आप लोग याद कर लेना। जैसलमेर की स्थापना जो है वो कब हुई थी? 1156 ईस्वी के अंदर जैसलमेर की स्थापना हुई थी। और की किसने थी विद्यार्थियों? राव जैसल ने जो है जैसलमेर की स्थापना की थी। वैसे जैसलमेर का पहले क्या नाम था? तो जैसलमेर की स्थापना से पहले यहाँ पे जब किला का निर्माण हुआ उससे पहले जैसलमेर को विद्यार्थियों मांड क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। किस क्षेत्र के नाम से? मांड क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर के पीले पत्थरों का शहर भी कहा जाता है। पीला शहर भी किसे कहा जाता है? जैसलमेर को ही कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है। राजस्थान का पीला शहर किसे कहा जाता है? राजस्थान का पीला शहर जो है विद्यार्थियों वो हमारे जैसलमेर को कहा जाता है। किसे? जैसलमेर को राजस्थान का पीला शहर कहा जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। यहां पे काफी क्वेश्चनों की चर्चा कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है
चरी नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? चरी जो नृत्य है ये एक लोक नृत्य है, ये कौन सी जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? यदि चरी नृत्य की बात बताऊं विद्यार्थियों तो ये गुज्जर समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है और राजस्थान की जो किशनगढ़ तहसील है, कहाँ पे? किशनगढ़ की जो गुज्जर मुख्यतः जो है किशनगढ़ के अंदर ये नृत्य किया जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये नृत्य किया कहाँ जाता है? ये नृत्य किशनगढ़ में किया जाता है और गुज्जर समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें क्या करती है महिलाएं? बेसिकली एक मटका उठाती है और मटके के ऊपर जो है दीपक जला के फिर नृत्य करती है। बहुत ही अद्भुत सा प्रतीत तो होता है ये नृत्य। किशनगढ़ तहसील की जो गुज्जरों की महिलाएं हैं वो इसको ज्यादा करती है, ये नृत्य वहां के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयपुर स्थित कुंभलगढ़ का किला किसने बनाया? कुंभलगढ़ का जो किला है वो बनाया किसने था विद्यार्थियों? यदि कुंभलगढ़ के किले की बात करें तो कुंभलगढ़ का जो किला है वो राणा कुंभा ने बनवाया था। किसने? राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। अब निर्माण कब करवाया, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। तो कुंभलगढ़ के किले का निर्माण जो है वो करवाया गया था 13 मई। कब? 13 मई 1459 के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था विद्यार्थियों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कम देखने को मिलेगा। इसकी सन जो है वो है 13 मई 1459 को इसका निर्माण करवाया गया था। अब देखो इसके अंदर और बात करें कि महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ के किले को किसकी याद में बनवाया? तो इनकी जो वाइफ थी कुंभला देवी, कौन? कुंभला देवी की याद में इसका निर्माण करवाया गया था। ये कुंभला देवी की याद में कुंभलगढ़ के दुर्ग का निर्माण हुआ था, ये बात आपको याद रखनी है विद्यार्थियों। और मैं बताऊं इसकी जो दीवार है वो कितनी किलोमीटर है? 36 किलोमीटर की दीवार है। कितनी? 36 किलोमीटर की दीवार है, जो कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। चीन की दीवार के बाद में पहले नंबर पर कौन सी दीवार है? चीन की दीवार है। दूसरे नंबर पर कौन सी दीवार है? हमारे कुंभलगढ़ के दुर्ग की दीवार आ जाती है। कुंभा से संबंधित और क्वेश्चन मैं आपको बताऊं तो कुंभा ने जो है वो विद्यार्थियों मेवाड़ के अंदर 84 जो किले थे उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? हमारे महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। मेवाड़ में टोटल कितने हैं? 84 दुर्ग हैं, जिनमें से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। ये बात कही किसने थी? कवि राजा श्यामल दास ने ये बात कही थी कि मेवाड़ के 84 दुर्गों से 32 जो दुर्ग है वो महाराणा कुंभा द्वारा बनवाए गए थे। विद्यार्थियों ये थी कुंभलगढ़ के दुर्ग की बात। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, शायद ही आपको देखने को मिले। मेवाड़ की तीसरी आंख भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? मेवाड़ की जो तीसरी आंख है, मेवाड़ की तीसरी आंख किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है विद्यार्थियों कुंभलगढ़ के दुर्ग को। तो ये बात आपको याद रखनी है, बहुत कम देखने को मिलेगा। मेवाड़ की तीसरी आंख किसे कहा जाता है? कुंभलगढ़ के दुर्ग को मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है विद्यार्थियों कुंभलगढ़ के दुर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बड़े विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में मर्दा के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में मर्दा के खिलौने कहाँ बनाए जाते हैं? मिट्टी के खिलौने, मरण में मिट्टी से जो खिलौने बनाए जाते हैं वो विद्यार्थियों सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं शाहपुरा में। कहाँ पे बनाए जाते हैं? शाहपुरा के अंदर सर्वाधिक मिट्टी के खिलौने बनते हैं। उधर नहीं दिख रहा तो इधर से देख लो, शाहपुरा में राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं। तो विद्यार्थियों ये देखो हमारे कितने इसके अंदर शाहपुरा से मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं। और विद्यार्थियों आपसे बात करूं लकड़ी के खिलौने, तो लकड़ी के जो खिलौने हैं वो चित्रकूट से बनाए जाते हैं। कहां पर बनाए जाते हैं? चित्रकूट के अंदर लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। किसके? लकड़ी के खिलौने किस में बनाए जाते हैं? चित्रकूट में बनाए जाते हैं। बस ये बात आपको याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्दों का टीला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मुर्दों का टीला नामक एक पुस्तक थी, इसके राइटर कौन है? इस पुस्तक को लिखा किसने था ये बताना है। यदि इसकी बात करें विद्यार्थियों तो बहुत ही सिंपल सा आंसर होगा, राघेय राघव। किनके द्वारा लिखी गई थी? राघेय राघव द्वारा ये लिखी गई थी। बेसिकली साहित्य का क्वेश्चन है तो आप लोगों को समझ में नहीं आए लेकिन आपको रट लेना है इसको। क्या? राघेय राघव द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी
और मैं थोड़ा सा आपको बताऊं इसमें, तो इस राघव ने जो है मुर्दों का टीला पुस्तक में मोहनजोदड़ो जो सभ्यता थी, किसके बारे में, मोहनजोदाड़ो सभ्यता के बारे में बताया गया है। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला। इन्होंने उसी पर यह पुस्तक लिखी थी विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कहाँ प्राप्त होती है वो बतानी है हमें इसमें। तो कौन से जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है, तो अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले की बात करें तो वो आ जाता है बांसवाड़ा। कौन सा है विद्यार्थियों, बांसवाड़ा में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्राप्त होती है और बीकानेर के अंदर न्यूनतम है। ये याद रख लेना भाई, बीकानेर के अंदर क्या है, न्यूनतम है। कहाँ पे, बीकानेर में न्यूनतम है। मैं इधर लिख ही देता हूँ, न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पे है, जनजातीय जनसंख्या, वो बीकानेर के अंदर है। सर्वाधिक कहाँ पे है, वो हमारे बांसवाड़ा जिले के अंदर स्थित है विद्यार्थियों। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम पे बीएसटीसी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बड़े विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है। राजस्थान का सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है। देखो सबसे पहले मैं आपको और क्वेश्चन सोल्व कराऊं तो राजस्थान की 2011 के अकॉर्डिंग जो है साक्षरता की बात करें तो 66.1% जो है क्या है, साक्षरता है। कितनी, 66.1% साक्षरता है। सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो वो आ जाता है कोटा। कौन सा आ जाता है, कोटा सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। बात करें तो 76.1% जो है यहाँ पे क्या पाई जाती है, साक्षरता पाई जाती है। ये बात याद रख लेना, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, कोटा है। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा आ जाता है हमारे पास में, जालोर आ जाता है। कौन सा आ जाता है, जालोर जो है न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है विद्यार्थियों। बेसिकली जो है हर चीज में पिछड़ा हुआ कौन सा, हमारा जैसलमेर है, लेकिन न्यूनतम पे यहाँ पे कौन सा आ जाता है हमारे पास में, जालोर आ जाता है। जालोर के अंदर सर्वाधिक न्यूनतम साक्षरता दर पाई जाती है। और सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ पाई जाती है, कोटा में पाई जाती है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कहां पे है, वो भी कहां पे है विद्यार्थियों, कोटा के अंदर सर्वाधिक महिला साक्षरता दर पाई जाती है। तो विद्यार्थियों यहां पे भी हमारे 3-4 क्वेश्चन क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रुति सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ये एक सम्मान है, देखो श्रुति सम्मान, और ये एक संस्कृति के आधार पर जो है सम्मानित किया जाता है। जो हमारी संस्कृति को प्रमोट करते हैं उन्हें ये सम्मान दिया जाता है। अब देखो मेवाड़ फाउंडेशन ये भी अच्छे कार्य करता है, ये भी अनेक पुरस्कार देता है, लेकिन ये जो श्रुति सम्मान पुरस्कार है वो राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा दिया जाता है। किनके द्वारा, राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा दिया जाता है। जो हमारी कल्चर को बचाने का कार्य करते हैं उनको ये सम्मान दिया जाता है। और कब से प्रारंभ हुआ था, ये 1949 से जो है ये प्रारंभ कर दिया गया था। राजस्थान साहित्य संस्कृत अकादमी द्वारा ये सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में टायर एवं ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है। टायर एवं ट्यूब, गाड़ियों के लिए जो टायर एवं ट्यूब बनाए जाते हैं। देखो ये 2-4 क्वेश्चन है जिसमें अदर क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे, बाकी हमारे पास में और बहुत से क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तो यहाँ पे क्या उठा के आगे रख दिए गए एडिटिंग के टाइम। बाकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट तक बने रहना। देखो राजस्थान में टायर एवं ट्यूब का जो कारखाना है वो कहाँ पे है, कांकरोली के अंदर है। कहाँ पे, कांकरोली के अंदर, सॉरी ये करौली नहीं, कांकरोली के अंदर हमारे पास में टायर एवं ट्यूब का सबसे बड़ा कारखाना है। तो ये बात आपको याद रखनी है। कहां पे है, कांकरोली के अंदर राजस्थान में टायर एवं ट्यूब का सबसे बड़ा कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरतपुर के संस्थापक कौन थे। भरतपुर का संस्थापक कौन था, भरतपुर की स्थापना किन के द्वारा की गई। तो भरतपुर की जो स्थापना थी राजा सूरजमल द्वारा की गई थी। जो जाट राजा थे, कौन से संप्रदाय थे, जाट राजा थे। और जाटों का प्लूटो किसे कहा जाता है, जाटों का प्लूटो जो है विद्यार्थियों वो किसे कहा जाता है, वो भी हमारे सूरजमल को ही कहा जाता है। जाटों का प्लूटो सूरजमल को कहा जाता है। यहाँ पर इन्होंने भरतपुर के दुर्ग का निर्माण करवाया था, इसलिए भरतपुर का
संस्थापक भी किन्हें माना जाता है, वो माना जाता है राजा सूरजमल को। यहाँ पे पहले किस वंश का अधिकार था, तो यादव वंश का। प्राचीन काल में यहाँ पे यादव वंश का अधिकार था। इसी कारण इस क्षेत्र को विद्यार्थियों किससे जोड़ा जाता है, किस भगवान श्री कृष्ण से संबंधित माना जाता है। और बात करें तो ये सुरसेन जनपद में आता था। कौन से जनपद में आता था, सुरसेन जनपद से संबंधित था। सुरसेन नाम का जो जनपद था उसके अंदर हमारा भरतपुर वर्तमान वाला आ जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसलमेर नगर के संस्थापक हैं। जैसलमेर जो नगर है वो किसके द्वारा बसाया गया था। यदि जैसलमेर नगर के संस्थापक की बात करें तो वो है विद्यार्थियों राव जैसल। अभी मैंने बताया था आप लोगों को, स्थापना कब करवाई, 1156 ईस्वी के अंदर करवाई थी। कब करवाई थी, 1156 एडी के अंदर करवाई थी। और बात करें जैसलमेर ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, ढाई साके के लिए हमारा जैसलमेर जो है प्रसिद्ध है। और बात करें जैसलमेर को जो है, जैसलमेर का दुर्ग सोनारगढ़ के दुर्ग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, सोनारगढ़ के दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो विद्यार्थियों 1156 ईस्वी में इन्होंने राव जैसल ने जो है ये सोनारगढ़ का दुर्ग स्थापित करवाया था। इस कारण जो है जैसलमेर का संस्थापक माना जाता है। इससे पहले इसके नाम थे मत्स्येंद्रिय और मांड क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता था। प्राचीन नाम क्या था, मांड क्षेत्र था। यह भी याद रखना जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था, मांड क्षेत्र था। यहाँ पे कौन से वंश का अधिकार था, तो भाटी वंश का अधिकार था। कौन से, भाटी वंश का। भाटी स्वयं को जो है चंद्रवंशी मानते हैं। कौन से वंशी विद्यार्थियों, चंद्रवंशी मानते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अब बताओ आपके कितने क्वेश्चन क्लियर हुए इसमें। राव बीकाजी ने कौन से शहर की स्थापना करवाई थी, बीकानेर की। कौन से की, बीकानेर की जो है स्थापना करवाई थी। और बीकानेर की स्थापना करवाई कब थी, 1488 के अंदर जो है बीकानेर की स्थापना करवाई थी। बीकानेर के अंदर बीकानेर शहर की स्थापना 1488 में करवाई थी। राव जोधा जी की बात करें, राव जोधा ने जो है किसकी, जोधपुर की स्थापना करवाई थी। किसकी, जोधपुर शहर को बसवाया था। और जोधपुर शहर को बसवाया कब था, 1459 ईस्वी के अंदर। 1459 ईस्वी के अंदर जो है जोधपुर शहर को राव जोधा जी ने बसाया था। और बात करें अजय पाल की, किसकी, अजय पाल की। तो अजय पाल ने जो है भाई कोई शहर नहीं बसवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का एकमात्र ग्रीष्मकालीन प्रवास स्थल स्थित है। राजस्थान का एकमात्र गर्मियों के काल के अंदर जो प्रवास स्थल आता है वो कौन सा है। यदि उसकी बात करें विद्यार्थियों तो वो है माउंट आबू। कौन सा है, माउंट आबू। ये याद रखना, यहाँ पे भले ही क्वेश्चन आपको दिखे नहीं लेकिन माउंट आबू जो है वो क्या है, राजस्थान का एकमात्र ग्रीष्मकालीन स्थल है, प्रवासी स्थल है। और मैं इसके बारे में बताऊं तो ये विद्यार्थियों जैनों का पवित्र तीर्थ स्थल भी यहीं स्थित है। जैन पवित्र तीर्थ स्थल क्या है, यहीं पर स्थित है। और इसमें देखें तो इसे जो है राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी वाला शहर जो है यही है। पहाड़ी के ऊपर जो स्थित है पहाड़ी शहर कौन सा है, हमारा माउंट आबू ही है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान भी कौन सा है, हमारा माउंट आबू है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, वर्षा वाला स्थान जो है विद्यार्थियों वो कौन सा है, हमारा माउंट आबू ही आ जाता है। तो ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। अब देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा विद्यार्थियों हमारे पास में, निम्न में से राजस्थान कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है। नीचे दो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन कहां पे किया जाता है। पहले सीमेंट उद्योग की बात करें तो राजस्थान में 1915 के अंदर, कब 1915 के अंदर लाखेरी बूंदी के अंदर, कहां पे, लाखेरी बूंदी में सबसे पहले सीमेंट कारखाना खोला गया था। कहां पे, लाखेरी बूंदी के अंदर सबसे पहला सीमेंट कारखाना खोला गया था। ये बात आपको याद रखनी है। और बताऊं विद्यार्थियों तो चित्तौड़ के अंदर वर्तमान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। कहां पे, चित्तौड़ में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। 1915 में लाखेरी बूंदी के अंदर सीमेंट का पहला कारखाना खुला था। कौन सा, पहला कारखाना खुला था। और पहला जो कारखाना था वो खोला था एसीसी कंपनी के द्वारा। किसके, एसीसी कंपनी के द्वारा खोला गया था। सबसे पहला जो है एसीसी सीमेंट कंपनी के द्वारा खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बड़े विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई।
राजस्थान में जो 1857 का जो विद्रोह था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कल भी पूछा था ये क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसकी शुरुआत हुई थी नसीराबाद छावनी से। कहाँ से? नसीराबाद छावनी से इसकी शुरुआत हुई थी। नसीराबाद से कब हुई? 28 मई को। कब? 28 मई 1857 को इसकी शुरुआत होती है। और नसीराबाद में 2 अंग्रेज अधिकारी मारे जाते हैं। कौन कौन से? एक का नाम था स्पोर्टिज वुड। कौन सा? स्पोर्टिज वुड। स्पोर्टिज वुड मारा जाता है। और दूसरा कौन सा अधिकारी मारा जाता है? दूसरे का नाम था कर्नल पेनी। कौन था? कर्नल पेनी। कर्नल पेनी और स्पोर्टिज वुड जो है विद्यार्थियों इसके अंदर मारे जाते हैं। न्यूबेरी नाम का, कौन? न्यूबेरी नाम का एक और बंदा था, ये भी मारा जाता है, न्यूबेरी नाम का। अब याद कैसे करना है? एट द स्पॉट मार दिया गया। किसको? स्पोर्टिज वुड को एट द स्पॉट मार दिया गया। क्यों? क्योंकि न्यू तरीके से बरी कर दिया था इसको, नए अंदाज के अंदर जिंदगी से बरी कर दिया था। इस तरीके से आपको याद करना है। देखो बीएसटीसी के लिए जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, याद करना है आप लोगों को विद्यार्थियों। आपका सिलेक्शन मैं दिलवाऊंगा, बस आप लोग जो है साथ में जुड़े रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? यार एक तो ये जो आधे वाला है ये लफड़ा कर देता है, हिंदी को बेइज्जती कर रखा है। हिंदी ऐसे लिखा जाएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस की बात करें तो 2 तारीखों में मनाया जाता है। यदि विश्व हिंदी दिवस पूछा जाए आपसे, कौन सा? विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व जो हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और भारत के अंदर हिंदी दिवस की बात करें तो 14 सितंबर को। कब? भारत के अंदर कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। कौन सी? राजभाषा घोषित किया गया था। किसकी राजभाषा घोषित किया गया था? हिंदी को हिंदुस्तान की राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया था 14 सितंबर 1949 को। और 10 जनवरी 1949 को हिंदी जो है सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र सभा के अंदर बोली गई थी, इसलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार स्थित है। राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार कहाँ पे स्थित है? यदि तांबे के भंडारों की बात करें विद्यार्थियों तो तांबे के भंडारों का मैंने कल ही बताया था एक सभ्यता, कौन सी? गणेश्वर सभ्यता। कौन सी? गणेश्वर जो है वो सभ्यता प्राचीन काल में थी। वर्तमान में देखें तो खेतड़ी राजस्थान से सबसे ज्यादा तांबा निकाला जाता है। कहाँ से? खेतड़ी राजस्थान से। अब ये दोनों जगह देखो, गणेश्वर जो सभ्यता है वो कहाँ पे है? सीकर के अंदर है। कहाँ पे? सीकर के अंदर है। और जो खेतड़ी सभ्यता है यदि इसकी बात करें तो खेतड़ी जो है सभ्यता नहीं, खेतड़ी अभी वर्तमान में ही है। खेतड़ी कहाँ पे है? झुंझुनू के अंदर जो है। तो इस तरीके से क्या है देखो, गणेश्वर सभ्यता सीकर में थी, खेतड़ी झुंझुनू में है। तो कौन से इलाके में हुई विद्यार्थियों? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक मात्रा में तांबा पाया जाता है। ये इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बड़े विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है। राजस्थान की टोटल स्थलीय सीमा कितनी है? यदि टोटल स्थलीय सीमा की बात करें तो वो आ जाती है 5920। कितनी है विद्यार्थियों? 5920 किलोमीटर है। और यदि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो वो है 1070 किलोमीटर। कौन सी सीमा? अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है वो कौन सी है विद्यार्थियों? अंतरराष्ट्रीय सीमा वो है हमारी 1070 किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ से साउथ जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। और बात करें राजस्थान की पूर्व से पश्चिम विद्यार्थियों जो है हमारी वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट तक की, पूर्व से पश्चिम तक की जो है विद्यार्थियों वो है 869 किलोमीटर। ये आपको यहाँ पे याद करना है। ईस्ट से वेस्ट तक, पूर्व से पश्चिम तक की जो है विद्यार्थियों वो कितनी है? वो है 869 किलोमीटर। और मैं आपको बता दूं वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हो चुके हैं? 50 जिले हैं। ये याद रखना, कोई भूल मत जाना। बन चुके हैं भाई कितने? 50 जिले हैं। जल्दी जिलों पे भी एक जो है हम कक्षा लेके आएंगे, जिला दर्शन, जिसमें एक एक जिले को विस्तार से हम पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में जामर कोटड़ा क्षेत्र निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? राजस्थान का जो
जामरकोटड़ा क्षेत्र है वो कौन से खनिज के लिए संबंधित है? नॉर्मली पूछा जाए तो जामरकोटड़ा से राजस्थान का कौन सा खनिज निकलता है? यदि इस पर बात करें तो विद्यार्थियों रॉक फास्फेट, कौन सा? रॉक फास्फेट जो खनिज है वो जामरकोटड़ा से निकलता है। और इसमें सीसा जस्ता की बात करें तो ये रामपुरा अंगूचा से निकलता है। कहां से? रामपुरा अंगूचा जो भीलवाड़ा का क्षेत्र है वहां से ये निकलता है। यह आपको याद करना है। रामपुरा अंगूचा से क्या है? ये सीसा एवं जस्ता निकलता है। यदि मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज निकलता है बांसवाड़ा। कहां से? बांसवाड़ा और राजसमंद से। कहां से? बांसवाड़ा एवं राजसमंद से कौन सा निकलता है? मैग्नीज निकलता है विद्यार्थियों। और बात करें चांदी, चांदी कहां से? चांदी जो है विद्यार्थियों जावर से निकलती है। कहां से? जावर से क्या निकलती है? चांदी हमारी निकलती है। ये जावर ही है, ठीक है। तो जावर उदयपुर के अंदर से हमारी क्या है? चांदी सबसे ज्यादा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। देखो रॉक फास्फेट कहां से? जामरकोटड़ा से निकलता है। सीसा जस्ता कहां से? रामपुरा अंगूचा से निकलता है। मैग्नीज की बात करें तो भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और राजसमंद से हमारा मैग्नीज निकल जाता है। चांदी की बात करें तो जावर के अंदर से चांदी की खानें निकलती है विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? राजस्थान के कौन से क्षेत्र में विंध्य पठार है? यदि विंध्य पठार की बात करें विद्यार्थियों तो आप सभी को पता होगा राजस्थान का जो नीचे वाला हिस्सा है ये वाला, ये ऐसे इस तरीके का, इस वाले हिस्से के अंदर राजस्थान में क्या है? विंध्य पठार पाया जाता है। थोड़ा ऐसे ही है, वो इस तरीके से है, यह ध्यान रखना। ये वाला जो क्षेत्र है ये यहाँ से यहाँ तक का वो किसके अंदर आ जाता है विद्यार्थियों? विंध्य पठार के क्षेत्र में आता है। विंध्य पठार की बात करें तो विंध्य पठार हाँ, तो ये आवाज आ गई बीच में। विंध्य पठार की यदि बात करें तो विंध्य पठार जो है विद्यार्थियों ये पाया जाता है दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंदर। कहाँ पे? दक्षिणी पूर्वी। ये कौन सा है विद्यार्थियों? दक्षिण जो पूर्वी क्षेत्र है वो ये वाला आ जाता है। तो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंदर क्या पाया जाता है? हमारे विंध्य कगार क्षेत्र पाया जाता है। मुकुंदरा हिल्स कौन सी विद्यार्थियों? मुकुंदरा हिल्स जो है ये विंध्य कगार का एक हिस्सा है। मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं वो किसका हिस्सा है विद्यार्थियों? विंध्य कगार, विंध्य जो पठार है उसका एक हिस्सा आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बीहड़ सबसे ज्यादा मिलते हैं? तो वो आ जाता है चंबल बेसिन। कौन सा? चंबल बेसिन आ जाता है। अब चंबल नदी पे बात करते हैं। चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों में प्रवाहित होती है? 6 जिलों के अंदर। कितने जिलों में? 6 जिलों में ये जो है प्रवाहित होती है। और बात करें विद्यार्थियों चंबल जो नदी है वो राजस्थान में कहां से प्रवेश होती है? 84गढ़ से। कहां से? 84गढ़ से जो है, 84गढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर 84गढ़ जो है वहां से प्रवेश करती है विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, चंबल नदी पर टोटल कितने बांध हैं? टोटल बांध है 4। कितने हैं? 4। राजस्थान में कितने बांध हैं? राजस्थान के अंदर 3 बांध हैं। राजस्थान की हिस्सेदारी कितने बांधों में है? तो चारों ही बांधों के अंदर जो है राजस्थान की हिस्सेदारी पाई जाती है। और बात करें चंबल नदी पर कितने जलप्रपात हैं? तो चंबल नदी पर एक जलप्रपात है। कौन सा? एक जलप्रपात है और उस जलप्रपात का नाम क्या है? चूलिया जलप्रपात। कौन सा? चूलिया जो है जलप्रपात इसके अंदर पाया जाता है। और बात करें विद्यार्थियों चंबल नदी से तो ये मध्य प्रदेश से निकलती है। किससे? मध्य प्रदेश से निकलती है। और मध्य प्रदेश के कहां से निकलती है? जनापाह की पहाड़ियां से। कहां से? जनापाह की जो पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है ये। तो ये थी चंबल नदी की सामान्य से जानकारी। फिर बाकी की हम जानकारी लेंगे जब चंबल नदी को अच्छे से पढ़ेंगे। चंबल नदी 3 राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन से विद्यार्थियों? एमपी से। एक तो कौन से एमपी से, एक कौन से यूपी से और एक हमारे राजस्थान से। कौन से बहती है? राजस्थान से बहती है। चंबल नदी 3 राज्यों में बहती है और यमुना नदी के अंदर जाके मिलती है। कौन सी नदी के अंदर? यमुना नदी के अंदर जाके मिलती है। कहां पे? यूपी के अंदर जाके मिल जाती है। यूपी में चंबल नदी जाके मिल जाती है। चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी राजस्थान की बात करें तो वो कौन सी है विद्यार्थियों? बनास नदी। कौन सी है? बनास नदी चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है
सूकड़ी नदी के बहाव वाला जिला नहीं है। सूकड़ी नदी के बहाव का इनमें से कौन सा जिला नहीं है? सूकड़ी नदी की बात करें तो ये हमारे अरावली क्षेत्र से निकलती है और ये ऐसे बहती हुई निकल जाती है। सबसे पहले कहाँ पे बहती है? ये पाली के अंदर बहती है। कहाँ पे? पाली के अंदर सबसे पहले ये नदी बहती है। पाली के बाद में ये किधर जाती है? जालोर के अंदर। कहाँ पे? जालोर के अंदर ये नदी बहती है विद्यार्थियों। और जालोर के बाद में एंड ऑफ द पॉइंट कहाँ पे? बाड़मेर के अंदर आके ये नदी कहाँ पे मिल जाती है? बाड़मेर के अंदर आके लूनी नदी के अंदर मिल जाती है। तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना है, लूनी की सहायक नदी है। कौन सी नदी की? लूनी जो नदी है उसकी सहायक नदी मानी जाती है। कौन सी? सूकड़ी नदी। ये एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नदी है विद्यार्थियों। जालोर के अंदर इसके ऊपर एक परियोजना भी जो है प्रारंभ की गई है। ओनली और ओनली 3 जिलों के अंदर ये बहती है, पाली, जालोर और बाड़मेर के अंदर ये नदी बहती है विद्यार्थियों। अब इनमें से जोधपुर देखा है तो जोधपुर में ये नदी नहीं बहती है। अब आपको राइट आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया भाई। सबसे पहले राजस्थान के लिंगानुपात की बात करें 2011 के अकॉर्डिंग वो कितना है? 928 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। कितनी? 928 हैं। यदि 2001 की बात करें, 2001 के अंदर कितनी थी? तो 2001 के अंदर 921 था। कितना? 921 था। इट मीन 7 अंकों की वृद्धि हुई है। कितनी? 7। अरे शर्म करो, 7 जो अंक हैं उनकी वृद्धि हुई है लिंगानुपात में। और कम से कम 1000 पुरुषों में से 928 का ही विवाह होगा, बाकी जो बचे हुए हैं उनका विवाह नहीं होगा। यह बात आपको याद रखनी है। 72 पुरुष कुंवारे रहने वाले हैं। अब देखो और बातें करें, जो है राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से जिले का है? तो वो आ जाता है डूंगरपुर। कौन सा है? डूंगरपुर का जो है सर्वाधिक लिंगानुपात है। कितना है डूंगरपुर का? 995। कितना है? 995। डूंगरपुर में केवल 5 ही लोग जो है कुंवारे रहने वाले हैं। डूंगरपुर के बाद में राजसमंद में। कहाँ पे? राजसमंद के अंदर सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। राजसमंद में कितना पाया जाता है? 990। कितना? 990 जो है लिंगानुपात पाया जाता है। राजसमंद के बाद में पाली। कौन सा? पाली। पाली की बात करें तो पाली के अंदर 987। कितने? 987 पाया जाता है। ये तो है 3 टॉप। इनके अलावा और की बात करें तो फिर आ जाता है प्रतापगढ़। कौन सा आ जाता है? प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ के बाद के अंदर आ जाता है बांसवाड़ा। कौन सा आ जाता है? बांसवाड़ा। अब बताओ तुम लोग, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से संभाग के हुए? कौन से के? उदयपुर के हुए। तो राइट आंसर क्या होगा? उदयपुर संभाग के अंदर सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। यह बात आपको गौर करनी है। और न्यूनतम लिंगानुपात कौन से जिले के अंदर पाया जाता है? वो पाया जाता है धौलपुर के अंदर। कौन से के अंदर? धौलपुर के अंदर न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। धौलपुर के बाद में आ जाता है जैसलमेर। कौन सा आ जाता है? जैसलमेर आ जाता है। और जैसलमेर के बाद में कौन सा आ जाता है? हमारा करौली आ जाता है। कौन सा? करौली आ जाता है। तो इस तरीके से टॉप 3 न्यूनतम लिंगानुपात वाले कौन कौन से जिले हमारे पास में? धौलपुर, जैसलमेर और करौली। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले कौन कौन से हैं? डूंगरपुर, राजसमंद और पाली। विद्यार्थियों अब बढ़े हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ज्योतिष रत्नमाला। ये ऐसे है भाई, ज्योतिष आपको कहीं समझ में नहीं आए, ये थोड़ा ऑटोमेटिक ले लेता है। ज्योतिष रत्नमाला जो पुस्तक है वो किस शासक की रचना है? वो है बीकानेर के महाराजा राय सिंह की। किनकी? बीकानेर के महाराजा राय सिंह की ज्योतिष रत्नमाला जो है वो रचना है। अब देखो राय सिंह जी के बारे में आपको कुछ और बताऊं तो राय सिंह जी ने जो है जूनागढ़ दुर्ग बनवाया था। कौन सा? जूनागढ़ दुर्ग जो है बीकानेर वाला, वो किनके द्वारा बनाया गया? जूनागढ़ दुर्ग वो बनवाया गया था विद्यार्थियों बीकानेर का राय सिंह जी द्वारा। कब बनवाया गया था? ये बनवाया गया था विद्यार्थियों 1587 से लेके 1593 के बीच में इनके द्वारा ये दुर्ग बनाया गया था। राय सिंह की और बात बताऊं तो 1570 का जो नागौर दरबार लगा था ना भाई, 1570 का नागौर दरबार, उसमें राय सिंह के पापा कल्याणमल कौन थे? कल्याणमल लगे थे।
कल्याणमल और उनके साथ में राय सिंह और पृथ्वी सिंह दोनों भाई भी थे। तो ये याद रखना है 1570 का नागौर दरबार था, उसमें भी हमारे राय सिंह जी ने जो है उपस्थिति दर्ज कराई थी, प्रेजेंट करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें राय सिंह की और बात करें तो राजपूताने का करण कहा जाता है, ये भी याद रखना है भाई। राजपूताने का करण कौन सा? राजपूताने का करण किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है विद्यार्थियों राय सिंह को। महाराजा किन की बात करें विद्यार्थियों? राय सिंह की। तो महाराजा जो राय सिंह थे इनको राजपूताने का करण कहा जाता है। कलयुग का करण लूणकरण को, भाई ये याद रखना है, कलयुग का करण लूणकरण को कहा जाता है। लूणकरण, कलयुग का करण, ये भी याद रख लेना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कलयुग का करण। और ये कलयुग का करण कहा किसे है? बीटू सुजा ने जो है किसको कहा है? लूणकरण को बीटू सुजा ने कलयुग का करण कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 युद्धों का विजेता किस शासक को कहा जाता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग भी कमेंट में बताओ। देखो 52 युद्ध के विजेता की बात करें तो राव मालदेव को कहा जाता है। राव मालदेव शासक कहाँ के थे? तो मारवाड़ का शासक था। किसका? मारवाड़ का ये शासक था। और बात करें राव मालदेव की इंपॉर्टेंट तो 5 जनवरी कब? 5 जनवरी कब? 5 जनवरी 1544। याद आ गया होगा 1544, नाम लेते ही ऑफलाइन वाले बच्चों को। 5 जनवरी 1544 को जो है गिरी सुमेल या फिर जेतारण का जो है युद्ध कहा जाता है। गिरी सुमेल का जो युद्ध था वो मालदेव ने लड़ा था। और किसके लिए लड़ा था? जो है विद्यार्थियों शेरशाह सूरी से लड़ा था गिरी सुमेल का युद्ध। इसी युद्ध में शेरशाह सूरी ने कहा था एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो सकता था। और बीकानेर वाला जो कल्याणमल था वो राव मालदेव के अपोजिट में था। ये बात आपको याद रखनी है। एक राजस्थान की रूठी रानी, क्या राजस्थान की जो रूठी रानी है उसके हस्बैंड का नाम भी कौन था? रूठी रानियां वैसे तो बहुत सारी आई, लेकिन सबसे प्रसिद्ध रूठी रानी कौन थी? उमादे। उमादे के हस्बैंड कौन थे? वो थे विद्यार्थियों हमारे राव मालदेव। ये बात आपको अच्छे से याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है? चरी नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? अभी बताया था, शायद पहले आ गया ये क्वेश्चन। गुर्जर जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। और किशनगढ़ तहसील के अंदर, कहाँ पे? किशनगढ़ के अंदर यह नृत्य सर्वाधिक किया जाता है। बस इतना ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थानी शैली का उद्गम किससे माना जाता है? राजस्थानी जो शैली है उसका उद्गम कौन सी शैली को माना जाता है? यदि राजस्थानी शैली के उद्गम की बात करें तो वो विद्यार्थियों माना जाता है कांगड़ा शैली को। किसको? कांगड़ा जो शैली है इसको राजस्थानी शैली का उद्गम माना जाता है। कांगड़ा शैली का और बताऊं तो इसको पहाड़ी शैली भी कहा जाता है। कौन सी? पहाड़ी शैली के नाम से भी जाना जाता है। और 18वीं 17वीं शताब्दी के अंदर जो है राजपूती राजाओं ने इस शैली को सबसे ज्यादा अपनाया था। इसमें भगवान कृष्ण को जो है मालिक के रूप में दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा शहर राजस्थान का शिमला कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। बीएसटीसी में ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चन भी। कौन सा शहर राजस्थान का शिमला कहा जाता है? राजस्थान का जो शिमला है विद्यार्थियों वो कहा जाता है माउंट आबू को। किसको? माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। और बात करें माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहने के अलावा यहीं पर अरावली की सर्वोच्च चोटी, अरावली का सर्वोच्च शिखर भी यही है। सर्वोच्च शिखर कहाँ पे है विद्यार्थियों? सर्वोच्च जो शिखर है वो है हमारे माउंट आबू के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। और बात करें सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? वो होती है माउंट आबू नामक स्थान पर। स्थान की बात कर रहे हैं, जिले की बात करें तो वो हमारा झालावाड़ आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पूर्व का वेनिस कहलाता है। पूर्व का वेनिस किस शहर को कहा जाता है भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूर्व के वेनिस की बात करें तो वो उदयपुर को कहा जाता है। उदयपुर को और किस नामों से जानते हैं ये बात बताता हूं पहले। उदयपुर को जो है विद्यार्थियों और जाना जाता है राजस्थान का कश्मीर। किस नाम से? राजस्थान का कश्मीर।
राजस्थान का जो है कश्मीर किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है उदयपुर को। विद्यार्थियों झीलों की नगरी कौन सी, झीलों की नगरी, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, वो भी कहा जाता है विद्यार्थियों लेक सिटी, द लेक सिटी, झीलों की नगरी किसे, उदयपुर को कहा जाता है। एक और इसका उपनाम है बहुत ही शानदार सा, यदि उसकी बात करें राजस्थान का नीला शहर, कौन सा, नीला शहर किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है उदयपुर को। अब देखो उदयपुर के कितने उपनाम हो गए, उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है, उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है, उदयपुर को नीला शहर भी कहा जाता है। यदि उदयपुर को वेनिस की बात करें तो पूर्व का वेनिस इसलिए कहा जाता है, जिस प्रकार वेनिस शहर चारों तरफ से झीलों से घिरा हुआ है, उसी तरीके से हमारा उदयपुर भी 7 बड़ी झीलों से घिरा है। कितनी बड़ी झीलों से, 7 झीलों से घिरा हुआ है, इसलिए उदयपुर को झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें विद्यार्थियों, अगला क्या है, अगला है राजस्थान में प्रथम नगर पालिका कहाँ स्थापित हुई। राजस्थान में जो पहली नगर पालिका थी वो कहाँ पे हुई। देखो सबसे पहले बात करें कब आई, तो 1864 के अंदर राजस्थान की पहली नगर पालिका आई थी। आएगी कहाँ पे, जहाँ पे अंग्रेज रहते हो। अंग्रेज सबसे ज्यादा कहाँ पे रहते थे, वो रहते थे भाई साहब कहाँ पे, आबू के अंदर। कहाँ पे, आबू के अंदर। एक ठिकाना उनका आबू था, एक था अजमेर। तो आबू में जब रहते थे तो आबू कहाँ है, सिरोही के अंदर। तो राजस्थान की पहली नगर पालिका कहाँ पे आई थी, माउंट आबू में आई थी। और दूसरी कहाँ पे आएगी, जहाँ पे और ज्यादा अंग्रेज रहते हैं, वो कहाँ है, अजमेर के अंदर। तो दूसरी कहाँ पे आई, अजमेर के अंदर आई थी। पहली कहाँ पे आई थी, आबू के अंदर आई थी। अजमेर की बात करें तो 1867 के अंदर, कब, 1867 के अंदर अजमेर के अंदर राजस्थान की नगर पालिका आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कांच बालू के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। कांच के उत्पादन की बात कर रहे हैं, कांच बालू के, तो विद्यार्थियों मैं डायरेक्ट बता देता हूं, दूसरा स्थान है। कौन सा, सेकंड जो है इसके अंदर राजस्थान का स्थान है। बस इतना ही है, यहाँ पे कुछ बताने लायक है नहीं। आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताने का बोलूँ तो वो है, आप लोग सब्सक्राइब कर दो भाई, क्या सब्सक्राइब कर दो। ये यहाँ पे बताने वाली इंपॉर्टेंट बात है। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करना है। क्या करना है विद्यार्थियों, लाइक भी करना है। बाकी क्वेश्चन हम आगे बढ़ेंगे, पहले आप सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और शेयर करना तो आप लोग भूलोगे नहीं, मेरे को अच्छी तरह पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोटारू व मणियारी का संबंध किससे है। गोटारू और मणियारी नाम की जो जगह है, इनका संबंध किस चीज से है। यदि इनके संबंध की बात करें विद्यार्थियों तो ये प्राकृतिक गैस से संबंधित है। गोटारू कहाँ है, गोटारू जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पे, जैसलमेर के अंदर क्या है, गोटारू स्थित है और प्राकृतिक गैस यहाँ से निकाली जाती है। राजस्थान के अंदर पहला प्राकृतिक तेल का कुआं, देखो तेल का कुआं कहाँ पे खोदा गया था, तो वो विद्यार्थियों हमारा कहाँ पे खोला गया था, तनोट के अंदर खोदा गया था। कहाँ पे, तनोट के अंदर पहला प्राकृतिक, पहला तेल कुआं, पहला तेल कुआं, पहला राजस्थान का तेल कुआं जो था वो कहाँ हुआ था, तनोट के अंदर, तनोट के अंदर खोला गया था। यहीं पे हमारी सैनिकों की माता तनोट माता भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के जिस जिले में भाखड़ा नांगल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है वह है। भाखड़ा नांगल बांध से कौन से जिले के अंदर सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। सबसे पहले बात करें भाखड़ा नांगल बांध की, तो ये जो बांध है विद्यार्थियों, इसकी ये परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। ये राजस्थान किसकी, राजस्थान की, पंजाब की, किसकी, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त, किसकी, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। कौन सी नदी पे स्थित है, तो सतलज नदी पर स्थित है। कौन सी, सतलज नदी पे ये स्थित है। और बात करें, ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध के बाद में। पहला कौन सा आ जाता है विद्यार्थियों, टिहरी आ जाता है। कौन सा, टिहरी आ जाता है। और दूसरे की बात करें तो दूसरा कौन सा आ जाता है, भाखड़ा नांगल बांध आ जाता है। और बात करें गंगानगर के अंदर इससे सबसे ज्यादा सिंचाई प्राप्त होती है। कहां पे, श्री गंगानगर के अंदर इससे सबसे ज्यादा सिंचाई प्राप्त होती है। गंगानगर के बाद में दूसरे नंबर पे आ जाता है हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से किसमें वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है।
देखो नीचे जो जिले दिए गए हैं इनमें सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया यार। सर्वाधिक वन जो है वो उदयपुर में पाए जाते हैं। कितने परसेंट? 23.57% जो है वन उदयपुर में पाए जाते हैं। राजस्थान की पहली वन नीति 2010 के अंदर आई थी, याद रखना है। दूसरी बात करें राजस्थान के अंदर टोटल कितने प्रतिशत वन है, तो 9.57% वन राजस्थान की टोटल भूमि पर स्थित है। भारत के वनों का कितना भाग है? 2.48%। कितना? 2.48% टोटल वनों का भाग आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें और ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो भाई 9.57 के बाद में अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद करना। बीएसटीसी के अंदर बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं ये क्वेश्चन। पीटीटी और बीएसटीसी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। पीटीटी के लिए तो मैं बेसिकली एक स्पेशलिस्ट के तरीके से कह सकता हूँ। जब मैंने पीटीटी की एग्जाम दी थी तो 15वीं रैंक आई थी ऑल राजस्थान, तो मेरे को अच्छे से पता है कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा नहीं आएगा। यदि इसकी बात करें कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, तो विद्यार्थियों इनमें से शहरीकरण होने से तो नहीं होता। देखो अनुचित मृदा एवं जल प्रबंध, मृदा बढ़ेगी तो इससे क्या है विद्यार्थियों होता है अतिचारण। जब आप करोगे अतिचारण, जब पशुओं को ज्यादा चराओगे तो भाई सब घास बचेगी नहीं, तो फिर मृदा होगी। वनोन्मूलन, वनों को काटने से भी, तो ये तीनों तो इसके कारण है भाई, इनसे मरुस्थलीकरण बढ़ता है। लेकिन जो शहरीकरण है ये इसका राइट आंसर होगा, इससे मरुस्थलीकरण नहीं बढ़ता है विद्यार्थियों, भले ही कृषि क्षेत्र के अंदर कमी आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, विलास सिंचाई योजना संबंधित है। विलास सिंचाई योजना, इसकी बात करें तो ये बरन नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? बरन नदी पर स्थित है। विलास सिंचाई योजना जो है विद्यार्थियों ये है कोटा से संबंधित। कहाँ से? कोटा से संबंधित है। और 1949 के अंदर, कब? 1949 के अंदर इस सिंचाई परियोजना को प्रारंभ कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के किस जिले में गुड़गांव नहर से सिंचाई होती है? गुड़गांव जो नहर है बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्यार्थियों, यहाँ पे याद करने योग्य है। गुड़गांव नहर की बात करें तो गुड़गांव नहर यमुना नदी से निकलती है। कौन सी नदी से? यमुना नदी से निकाली गई है। और कौन से जिले के अंदर सिंचाई करती है? तो वो है भरतपुर। कौन सा? भरतपुर जिले के अंदर ये सर्वाधिक मात्रा में सिंचाई करती है। गुड़गांव नहर से भरतपुर के अंदर सिंचाई होती है। भाई याद रखना कौन सी नदी से निकलती है गुड़गांव नहर? ये निकलती है यमुना नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बड़े विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? सोम अंबा कमला ये जो परियोजना है वो कौन से जिले में है? ये परियोजना है विद्यार्थियों डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पे? डूंगरपुर के अंदर। बहुत ही आसान सी है, बाकी सारी डिटेल में जो है हम कहाँ पे पढ़ेंगे, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम परियोजनाओं को स्पेशली तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, राजस्थान में रबी की फसल का मुख्य खाद्यान्न कौन सा है? भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो बहुत ही आसान है। सबसे ज्यादा रबी की फसल कौन सी होती है? तो वो होती है गेहूं। गेहूं होता कहाँ पे है? तो गंगानगर के अंदर। कहाँ पे विद्यार्थियों? श्री गंगानगर के अंदर। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक गेहूं होता है, गंगानगर। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ पे? श्री गंगानगर के अंदर सबसे ज्यादा गेहूं होता है। और राजस्थान का अन्नागार भी किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है श्री गंगानगर को विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में भूरी मृदा का प्रसार क्षेत्र कौन सा है? भूरी मृदा राजस्थान के कौन से क्षेत्र में फैली हुई है? भूरी मृदा की बात करें तो पत्थरों वाली मृदा। पत्थरों वाली मृदा बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र नहीं भाई, भूरे रंग की ब्राउन मृदा पत्थरों वाली होगी एक तरीके से, बनास नदी के अंदर तो नहीं है भाई। अगले पॉइंट पर बात करें, अरावली के दोनों तरफ के भाग। हाँ, अरावली के दोनों साइड, क्योंकि पत्थर है अरावली में, तो हाँ ये बात हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े, हाड़ौती पठार। पठारी क्षेत्र के अंदर भूरी नहीं पाई जाती, ये याद रखना भाई, पठारों में भूरी मृदा नहीं पाई जाती। राजस्थान का दक्षिणी भाग के अंदर है, लेकिन सबसे सटीक आंसर होगा अरावली के दोनों तरफ के भाग, वहां पे दोनों तरफ जो है भूरी मृदा हमारी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान की खाद्यान्न फसलों में सबसे अधिक उत्पादित होता है। राजस्थान की जो खाने वाली फसलें हैं उनमें सबसे ज्यादा क्या उत्पादित होता है? जो तो नहीं होता भाई, राजस्थान में इतना जो नहीं होता। जवार होती है लेकिन इतनी नहीं। मक्का भी होती है लेकिन इतनी नहीं। मक्का को जो और जवार इतने खाने में यूज नहीं आते।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो ज्वार बाजरा है हमारा वो सर्वाधिक उत्पादित होता है। भारत में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कौन सा होता है? सर्वाधिक जो है बाजरा उत्पादित राजस्थान में होता है। राजस्थान में कहाँ पे होता है? तो राजस्थान में बाड़मेर के अंदर होता है। कहाँ पे? बाड़मेर के अंदर सर्वाधिक मात्रा में बाजरा उत्पादन होता है। ये बात आपको याद रखनी है। सर्वाधिक मात्रा में बाजरा कहाँ पे उत्पादित होता है? बाड़मेर में होता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा बाजरा कहाँ होता है? वो होता है विद्यार्थियों हमारे राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में परिवहन के साधनों में से कौन सा नहीं है? परिवहन के जो साधन है उनमें से राजस्थान में कौन सा नहीं है? यदि नहीं की बात करें तो रेल मार्ग तो राजस्थान में है, कहीं है भाई, देख लेना। जल मार्ग राजस्थान में नहीं है, यही नहीं है भाई, क्योंकि वायु मार्ग भी है और सड़क मार्ग भी है। सड़कों से तो सभी चलते हैं, वायु मार्गों से कुछ लोग चलते हैं और रेल मार्ग से भी लगभग सभी आमजन जो है ट्रेवल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? बेल बूटों की छपाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बेल बूटों की छपाई के लिए जो है हमारा राजस्थान का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? बगरू जो है बेल बूटों की छपाई के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। ये बात आपको याद रखनी है। बगरू कहाँ है? बगरू जयपुर के अंदर है भाई, ये याद रखने ना। जयपुर के अंदर क्या है? बगरू स्थित है। तो जयपुर को यदि आपके ऑप्शन में जिले आ जाए तो जिलों के अंदर जयपुर करना है, लेकिन जयपुर में भी ऑप्शन दे रखा है बगरू, तो बगरू जो है विद्यार्थियों इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहां से हुआ? ब्लू पोट्री नीले बर्तनों पर जो है विद्यार्थियों, तो ब्लू पोट्री वो है विद्यार्थियों पर्सिया से आई थी। कहां से? पर्सिया से राजस्थान में आई थी। राजस्थान में ब्लू पोट्री का संबंध कहां से है? तो वो है विद्यार्थियों सांगानेर से। कहां से? यह आपको याद रखना है। सांगानेर के अंदर ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है। कहां पे? सांगानेर के अंदर। और बात करें विद्यार्थियों तो ब्लैक पोट्री, कौन सी? ब्लैक पोट्री की बात करें तो ब्लैक जो पोट्री है वो विद्यार्थियों कहां से संबंधित है? ब्लैक पोट्री हमारे कोटा से संबंधित है। कहां से? कोटा से ब्लैक पोट्री जो है विद्यार्थियों संबंधित है। यह आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? नेहरू जो गार्डन है वो किस झील में है? नेहरू गार्डन की बात करें तो ये हमारे उदयपुर में फतेह सागर झील पे। कहां पे? फतेह सागर झील है कहां पे? उदयपुर के अंदर। कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। और बात करें तो उदयपुर के अंदर बसाया किसको? तो जय सिंह ने। किसने? महाराणा जय सिंह ने जो है फतेह सागर झील का निर्माण करवाया था। ये बात आपको याद रखनी है। कब करवाया था? तो 1678 ईस्वी के अंदर। कब करवाया था? 1678 ईस्वी के अंदर फतेह सागर झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया भाई। सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? तो वो आ जाती है जयसमंद झील। एशिया की सबसे बड़ी झील 1902 तक कौन सी थी विद्यार्थियों? वो हमारी जयसमंद झील थी। कृत्रिम झील, मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद झील है। इसका भी निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? महाराणा जयसिंह द्वारा। किनके द्वारा? महाराणा जयसिंह द्वारा करवाया गया था। जब मेवाड़ के अंदर क्या पड़ गया था? अकाल पड़ गया था तब। इनके पिता राज सिंह द्वारा कौन सी झील का निर्माण करवाया गया था? राजसमंद झील का। किनका? राजसमंद जो झील थी वो किनके द्वारा निर्माण करवाई गई थी? इनके पिता राज सिंह द्वारा करवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? 1857 की जो क्रांति थी उसके प्रतीक चिन्ह क्या थे? यदि प्रतीक चिन्हों की बात करें तो कल मैंने बताया था। हाँ, अब जो 3 क्वेश्चन है वो कल के क्वेश्चन है, कल के आप लोगों को बताने हैं। देखो फिर भी मैं बता रहा हूं, फल जो है इसका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि लाल कमल, एक तो क्या था? एक तो लाल कमल जो है वो इसका जो है प्रतीक चिन्ह था, और एक क्या था विद्यार्थियों? रोटी। क्या? एक सूखी रोटी और लाल कमल जो है वो 1857 की क्रांति के क्या थे? प्रतीक चिन्ह थे। ये रोटी है, ठी बन गया, तो इसके अंदर फूल है लेकिन लाल कमल नहीं दे रखा, इसलिए ये भी क्रॉस होगा। राइट आंसर क्या होगा? रोटी होगा विद्यार्थियों। क्या होगा? रोटी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। सीताराम साधु का किस आंदोलन से संबंध था? साधु सीताराम दास। विद्यार्थियों बहुत ही ज्यादा पढ़े हैं मैंने। कौन से आंदोलन से संबंधित था? बिजोलिया किसान आंदोलन से। कौन से? बिजोलिया किसान आंदोलन से। बिजोलिया की बात करें विद्यार्थियों तो इसका नेतृत्व इसने
कब किया था? 1914 ईस्वी के अंदर। कब? 1914 में ईस्वी में इसने किया था। 1916 ईस्वी के अंदर कौन आ गया था? विजय सिंह पथिक इसका नेतृत्व करने आ जाता है। और विजय सिंह पथिक जो है विद्यार्थियों वो क्या करता है? विजय सिंह पथिक यहाँ से इसका नेतृत्व करने लग जाता है 1917 के अंदर। कब? 1917 के अंदर ऊपरमाल पंच बोर्ड, कौन सी? ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कर दी जाती है, जिसका अध्यक्ष कौन बनाया जाता है? उसका अध्यक्ष पटेल आदमी मन्नालाल पटेल जी को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजोलिया कृषक आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बिजोलिया जो किसान आंदोलन है वो कब प्रारंभ हुआ था? यदि इसकी बात करें तो ये प्रारंभ हुआ था 1897 में। राजस्थान का सबसे लंबा क्या सर्वाधिक समय तक चलने वाला आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन। और बात करें सर्वाधिक समय तक कब तक चला? 1941 तक। कब तक? 1941 तक। टोटल कितने वर्ष हुए? 44 वर्ष। कितने? 44 वर्ष तक ये चला था। और बात करें पूर्णतः अहिंसात्मक आंदोलन था। कौन सा? अहिंसात्मक आंदोलन था। एक भी बंदा नहीं मरा था भाई इसके अंदर। बाकी सब आंदोलनों के अंदर जो है कोई ना कोई मरता था, लेकिन बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे ज्यादा चला और इसके अंदर कोई नहीं मरा। और बात करें तो धाकड़ जाति से संबंधित था। कौन सी जाति से? धाकड़ जाति से यह संबंधित था विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों ये हमारे 50 क्वेश्चन पूर्ण हो चुके हैं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। विद्यार्थियों ये हमारी 5वीं कक्षा थी। कौन सी? 5वीं कक्षा थी, जिसके अंदर हम ये क्वेश्चन लेके आए हैं। अब तक टोटल कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? हमारे 500 जो है क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आप लोगों को ये अच्छे से याद कर लेने हैं। तो विद्यार्थियों मिलते हैं अगले एक और वीडियो के अंदर, जहां पे आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।